Good morning, student. In the previous class, we have started our chapter 3, the Sultans of Delhi. In this chapter, we have started the slave dynasty, history of slave dynasty, which is started from 1206 to 1290. In this chapter, we will continue with following topics: Khalji dynasty, which is started from 1290 to 1320. And in this dynasty, all rulers and Jalaluddin Firoz Khalji and Alauddin Khalji, we have studied about following rulers and expansion of the empire, economic measures. So let's start our today's topic. Now all of you open page number 23, Khalji dynasty. We will start about our topic, Khalji dynasty. Jalaluddin Firoz Khalji. The first ruler of dynasty was Jalaluddin. The founder of the dynasty, Khalji dynasty, was the Jalaluddin Firoz Khalji. He was not a strong leader. वो बहुत ही strong बहादुर राजा नहीं थे. He adopted a Leninian policy. Leninian policy means उदार नीति के वो प्रचारक थे. उन्होंने उदार नीति अपनाई towards the Mongols के प्रति उनकी उदार नीति थी. कि वो succeeded by अलाउद्दीन खिलजी. उनके बाद उनके पुत्र अलाउद्दीन खिलजी ने उनका स्थान लिया. Now we come to the Alauddin Khilji. Alauddin Khilji was a very ambitious ruler. बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे वो. Wanted to conquer the whole of India. वो पूरी भारत को जीतना चाहते थे. To achieve his aim, he quickly won over the nobles and soldiers by distributing gold from the treasury. इसके लिए उन्होंने अपने जो नॉबल्स थे, और नॉबल्स कौन होते थे? जो विद्वान लोग होते थे राज्य के, एंड सोल्जर्स वहाँ के सैनिक लोगों को उन्होंने जीत लिया था, खुश कर दिया था. उनको गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी ट्रेजरी से गोल्ड वगैरह पैसा वगैरह दे के उनको खुश कर दिया था. उनको अपने प्रति उनका दिल जीत लिया था. ही इम्पोज्ड मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द नॉबल्स. उन्होंने फिर धीरे धीरे जो नॉबल्स थे, वो वहाँ के विद्वान थे, उनपे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन को थोपा. उनपे बहुत सारे नियम लागू किए उन्होंने. नॉबल्स वर नॉट अलाउड टू मीट एंड हैव फेस्टिविटीज विदाउट हिज परमिशन. बिना उनकी परमिशन से वो किसी से मिल नहीं सकते थे और किसी भी प्रयोजन का, किसी भी फेस्टिविटीज का वो आयोजन नहीं कर सकते थे. स्पाई वर एक्टिव एवरीवेयर. स्पाई मीन्स जासूस. उनके जासूस चारों तरफ फैले हुए थे कि कौन क्या कर रहा है, सारे रिपोर्ट उनको मिलते रहते थे. नाउ वी कम अवर नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. उन्होंने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कैसे किया, उनको कैसे बढ़ाया. नाउ लेट्स सी. अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर. वो अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे. द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा. और इसके लिए उन्होंने पहला स्टेप अपना लिया गुजरात और मालवा को जीत के. He tried to establish his control over Rajasthan by capturing the forts of Ranthambore and Chittor. राजस्थान को भी कैप्चर किया उन्होंने, रणथंबोर और चित्तौड़ फोर्ट्स को जीत के उन्होंने राजस्थान पे भी कंट्रोल करने की कोशिश की. आफ्टर द कैप्चर ऑफ चित्तौड़गढ़, इट इज सेड रानी पद्मिनी विद ऑल अदर राजपूत वुमेन ऑफ द किंगडम कमिटेड जौहर. जब उन्होंने चित्तौड़गढ़ को कैप्चर किया, तब वहाँ की रानी पद्मिनी ने बहुत सारी मोस्ट ऑफ द राजपूत महिलाओं के साथ उन्होंने जौहर कर लिया. जौहर उस समय क्या होता था कि एक साथ अग्नि स्नान करती थी. सारी महिलाएं बैठ के एक साथ अग्नि स्नान करती थी, उसी को जौहर कहा जाता है. तो आफ्टर द कैप्चरिंग ऑफ चित्तौड़गढ़, दे कमिटेड जौहर. अलाउद्दीन हर्ड ऑफ दिस एंड ऑर्डर्ड हिज स्लॉटर ऑफ हिज एनिमीज. और जब अलाउद्दीन ने ये सुना तो उन्होंने सारे अपने दुश्मनों को मारने का आदेश दे दिया. आमिर खुसरो, द कोर्ट पोएट हु accompanied him on this expedition. इस दुष्कर्म में उन्होंने उस समय के जो आमिर खुसरो, उस समय के जो पोएट थे उस राज्य दरबार के, उन्होंने भी उनका साथ दिया. एंड records said 30,000 Rajputs died on that single day.
और 30,000 राजपूत 30,000 के करीब राजपूत उस समय वहाँ पे डेथ कर गए उनके उस ऑर्डर पे। एज ए ब्रिलियंट जनरल ही कॉन्कर्ड टेरिटरीज इन क्विक सक्सेशन। बहुत सारे प्रांतों को उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी जीता क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही एक एम्बिशियस एंड ब्रिलियंट थे। ही लॉन्च्ड कैंपेन इन द डेक्कन लेड बाय मलिक काफूर। मलिक काफूर के साथ मिलकर उन्होंने डेक्कन में एक कैंपेन बनाया। ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान हुज आर्मी क्रॉस द विंध्य माउंटेन्स। वो दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिनकी आर्मी ने विंध्य माउंटेन्स को क्रॉस किया हुआ था। उस वहाँ अपनी जीत को वहाँ तक उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ था। मलिक काफूर डिफीटेड द यादवास ऑफ देवगिरी एंड काकतियास ऑफ वरंगल। वरंगल के काकतियास को और देवगिरी के यादवास को मलिक काफूर ने पराजित किया। He then set forth in AD 1310 to attack the Hoysalas of द्वारा समुद्र एंड पांड्या ऑफ माबार। माबार के पांड्या और द्वारा समुद्र के हौसालास को उन्होंने पे अटैक किया उन्होंने 13 and 10 में। Then Alauddin did not bring all these territories under his direct rule। सारे टेरिटरीज को कॉन्कर करने के बाद, जीतने के बाद, उस सारे टेरिटरीज को उन्होंने अपने अंडर में नहीं रखा वो उनके, बट उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ही मेड ऑल दिस रूलर्स एक्सेप्ट हिम एज देयर सजरेन। सजरेन मीन्स उनको उसका अधिपति बना दिया, हेड बना दिया गया। सारे जो जिस राज्य को या जिस प्रांत को उन्होंने जीता था वहाँ के जो राजा थे उन्हीं को उन्होंने हेड बना दिया। और क्या करते थे, दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट सस्टिट्यूट, और श्रद्धांजलि के रूप में उनको एक ह्यूज अमाउंट उनको अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ता था। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी's डेथ इन 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई, मृत्यु हुई, ए वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रेक आउट। सक्सेशन वॉर एक फूट निकला उस समय। द लास्ट खिलजी रूलर खुसरो मलिक वॉज रिप्लेस्ड बाय द तुगलक सुल्तान। लास्ट खुसरो मलिक खिलजी रूलर कौन थे? खुसरो मलिक, जिनको किसने डिफीट किया था? तुगलक डायनेस्टी, तुगलक सुल्तान ने उनको डिफीट किया। एंड देन द तुगलक डायनेस्टी इज कम। बट द इकोनॉमिक मेजर्स, अलाउद्दीन खिलजी का इकोनॉमिक मेजरमेंट क्या था? इकोनॉमिक मेजर्स क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? अब वो देखिए, वी विल सी नाउ इकोनॉमिक मेजर्स। अलाउद्दीन वांटेड टू कॉन्कर डेक्कन एंड राजस्थान। डेक्कन राजस्थान को जीतना चाहते थे, तो क्या उन्होंने किया? फॉर दिस ही नीडेड स्ट्रॉन्ग आर्मी। और इसके लिए उनको क्या चाहिए थी? एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी तभी किसी पे आप जीत हासिल कर सकते हो, कॉन्कर उसको कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। फॉर दिस ही नीडेड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी टू मेंटेन द आर्मी ही नीडेड लार्ज रेवेन्यूज। और आर्मी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और किसी भी राज्य या प्रांत या राजा को पैसे कहाँ से आते हैं? रेवेन्यूज, कर से, है ना। वहाँ के लोगों पे कर, वहाँ के आम जनता पे कर, रेवेन्यूज एस्टेब्लिश कर या रेवेन्यूज इंट्रोड्यूस करके फिर उसके थ्रू वो इनकम करते हैं और उस पैसे को फिर उन्होंने आर्मी पे खर्च करते हैं। तो इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन, ही कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज। रेवेन्यू कलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑल कमोडिटीज, फूड ग्रेन्स, कैटल, स्लेव्स एक्सेट्रा, तो सारे जो फूड ग्रेन्स थे और बाकी सारी चीज़ें थी उस पर उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर दिया अपने रेवेन्यूज को कलेक्ट करने के लिए। सारे चीज़ों पे अपना कंट्रोल कर दिया कि सारे जो फूड ग्रेन्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो कमोडिटीज़ वगैरह हैं उस पर एक फिक्स अमाउंट कर दिया कि उसके थ्रू उनको रेवेन्यू बढ़ाने में सहायता मिली। द सुल्तान मेड अरेंजमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट टू बाई ऑल एक्सेस नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़। और सुल्तान ने अरेंजमेंट भी किया, सरकार को इसके लिए तैयार किया कि बाय ऑल एक्सेस नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज। तो एक्सेस, ऐसी चीज़ें बढ़ानी, ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को प्रोत्साहित किया कि जो चीज़ें टिकाऊ हो, टिकाऊ मीन्स जिसका जो खराब ना होती है, जो तुरंत नष्ट न हो जाए, ऐसी चीज़ें, टिकाऊ चीज़ों को खरीदने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट उसका किया। स्ट्रिक्ट वॉच वॉज केप्ट ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज। स्ट्रिक्ट वॉच मीन्स की चीज़ों के खरीद और बेच पे, सेलिंग और बाइंग पे स्ट्रिक्ट वॉच, बहुत कड़ी निगरानी रखी जाती थी, तो उसमें कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है।
अंडर एनीवन फाउंड चीटिंग वाज सेवरली पनिश्ड, और जो भी उसमें दोषी पाया जाता था तुरंत उसको सजा दी जाती, उसको पनिश किया जाता था. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. The rights of local chieftains of levy taxes were cancelled and they were forced to pay taxes. There were 3 types of taxes on cultivation called kharaj, which amounted to 50% of peasants' produce. कल्टीवेशन टैक्स क्या होता था कि जो पीसेंट्स मीन्स फार्मर जो भी प्रोडक्शन करते थे उसका 50% उनको एज ए टैक्स पे करना पड़ता था, एज ए रेवेन्यू उनको पे करना पड़ता था. एंड ऑन कैटल एंड हाउसेस, कैटल पे भी टैक्स लगते थे एंड हाउसेस पे भी वो टैक्स रेवेन्यूज उन्होंने रखा हुआ था. तो सारे टैक्सेस उनको, सारे रेवेन्यूज हाउसेस के, कैटल्स के एंड इवन कल्टीवेशन के भी रेवेन्यूज उनको पे करने पड़ते थे. द रेवेन्यू रिफॉर्म्स मेड मोर मनी अवेलेबल टू द किंग, और रेवेन्यूज की वजह से बहुत सारा इनकम राजा को हुआ था, बहुत सारे पैसे उनके लिए अवेलेबल हुए. विद द हेल्प ऑफ द मनी अलाउद्दीन वाज एबल टू कीप ए परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, और इसी मनी की हेल्प की वजह से, रेवेन्यूज की जितनी मनी भी थी उसके हेल्प की वजह से उन्होंने एक परमानेंट, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी स्टेबल की. ही इम्पोर्टेड हॉर्सेस एंड पेड हिज सोल्जर्स इन कैश. उन्होंने हॉर्सेस को आयात किया, इंपोर्ट किया, बाहर से हॉर्सेस को मंगाया, अपने सोल्जर्स को उसको दिया और सोल्जर्स को इन कैश उसका तुरंत उन्होंने कैश पे पेमेंट किया. डिस्क्रिप्टिव रोल, एक महत्वपूर्ण रोल उन्होंने वॉज मेंटेन फॉर ईच सोल्जर्स. हर एक सोल्जर को, हर एक सैनिक को एक उन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्रदान किया. सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर इज ओवर. In the next class, we will continue with the next dynasty. Thank you.